आई हैव सीन मैनी पीपल स्पेशली इन द रूरल एरियाज, जब उनको जॉन्डिस या पीलिया होता है तो दे ऑप्ट फॉर दिस ट्रेडिशनल मेथड्स, दिस झाड़ फूक एंड ऑल ओवर द हॉस्पिटल. सो हॉस्पिटल आने से पहले वो सब ये चीज़ें करा के ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं. और कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जिनको पीलिया होता है वो काफ़ी रिलीव्ड भी महसूस करते हैं ये सब कराने से. मतलब कुछ को फ़र्क पड़ता है, और लेकिन बहुत से मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है. सो इट्स बेसिकली द मैकेनिज्म और द साइंस बिहाइंड दिस. इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जॉन्डिस जिसे हम पीलिया कहते हैं वो है क्या. जॉन्डिस कोई एक डिजीज़ नहीं है, कोई एक बीमारी नहीं है. बेसिकली इट्स अ सिम्टम. जैसे हर एक बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों में जॉन्डिस एक वन ऑफ द फीचर है. अब जॉन्डिस किस तरह का है, बेसिकली ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड होता है: प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक. हिपैटिक शब्द हम यहाँ पे लीवर के रिस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं. अब ये क्लासिफिकेशन कैसे बनाई गई उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पीला कलर आ क्यों रहा है. देखिए, बेसिकली जब भी आप किसी डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो आपको जॉन्डिस के लिए, तो वो आपको रिकमेंड करते हैं एक टेस्ट सीरम बिलिरुबिन. अभी सीरम बिलिरुबिन का एक नॉर्मल रेंज होता है अप टू 1.2. जब इसका वैल्यू 2.5 या 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को जॉन्डिस है. वो क्लिनिकली भी दिखता है, आंखों में दिखता है, पूरी बॉडी में दिखता है. ज़रूरी नहीं सबसे पहले आंखों में दिखता है, धीरे धीरे वो आपके नीचे चेस्ट में आता है, एब्डोमेन में आता है, और एंड में जब बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो हैंड्स और फीट्स में भी आपके हाथ और पाँव में भी आपके आता है. तो जॉन्डिस मीन्स येलो डिस्कलरेशन ऑफ योर स्किन. जब आपकी स्किन पीली पड़ जाए क्लिनिकली जब हम देखें, और जब आपकी लैब फाइंडिंग्स ये सजेस्ट करें कि टोटल जो बिलिरुबिन है वो आपका 2.5 या 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है, तो हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस है. नाउ जॉन्डिस किस तरह का है, प्री हिपैटिक का है, हिपैटिक है, पोस्ट हिपैटिक है, ये हमें पता लगता है 2 अदर पैरामीटर्स को असेस करके, जो होते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन. अब हिपैटिक टाइप का मतलब है कि उसमें कोई लीवर इन्वॉल्वमेंट है. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं उनमें भी आपको जॉन्डिस दिखता है. वो एल्कोहलिक इंड्यूस हेपेटाइटिस होता है, उनमें लीवर फेलियर भी हो सकता है, सिरोसिस भी हो सकता है. तो उन सब में आपको हिपैटिक इन्वॉल्वमेंट है, लीवर में कुछ दिक्कत है, हिपैटोसाइट इंजरी है, जिस वजह से आपका बिलिरुबिन लेवल जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है. और हमारा पोस्ट हिपैटिक जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर के बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके जो पूरा बाइल फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. अब वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी कारण से हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल जिनमें गॉल स्टोन्स देखे जाते हैं, जिनमें पित्ती की पथरी जिसको हम बोलते हैं, वो पित्ती की पथरी जब स्लिप होकर किसी बाइल डक्ट में फंस जाए और जिसकी वजह से बाइल का जो पूरा फ्लो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो उन केसेस में भी जॉन्डिस आता है. प्री हिपैटिक नेचर जिनमें हिमोलिसिस ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी न्यूनेटल जॉन्डिस जो बच्चों में देखा जाता है शुरुआती बर्थ के 1-2 दिन बाद में, उनमें हिमोलिसिस ज़्यादा होती है क्योंकि उनका जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन होता है हमारे कंपैरिजन में, एडल्ट के कंपैरिजन में कम होता है. इसलिए उनमें हिमोलिसिस ज़्यादा होती है, ज़्यादा बिलिरुबिन बनता है, और इसलिए वहाँ पे भी जॉन्डिस देखा जाता है. नाउ द मेन क्रक्स बिहाइंड दिस होल डिस्कशन इज कि जॉन्डिस इज जस्ट अ सिम्टम, इट्स अ क्लिनिकल फीचर. इसके अंडरलाइंग कुछ भी डिजीज हो सकता है. इट कुड बी ऑफ प्री हिपैटिक नेचर, हिपैटिक नेचर, पोस्ट हिपैटिक नेचर, वी डोंट नो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ दिस झाड़ फूक वर्क्स. कुछ पेशेंट्स जो पीलिया के साथ झाड़ फूक कराने जाते हैं वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनको लगता है उनका पीलिया ठीक हो जाता है, और नेचुरली वो ठीक भी हो जाता है. लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये ठीक नहीं हो पाता. तो झाड़ फूक कुछ में ठीक कर रहा है लेकिन कुछ में ठीक नहीं कर रहा है. So what's the actual science behind this? I'll give you an example. Let's take an example of hepatitis A and hepatitis E. It's an viral infection. Okay, so it causes acute hepatitis. ये आपके मानसून्स में जब आप कंटेमिनेटेड फूड का इनटेक करते हो तो ए और ई जो वायरस है ये आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके लीवर तक पहुंचता है. हिपेटोसाइट्स जो लीवर सेल्स है उनकी इंजरी कराता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, और जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो पेशेंट को जॉन्डिस होता है. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, दे बोथ आर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज. मतलब ये बीमारी कुछ का टाइम में खुद ही ठीक हो जाती है. अभी कैसे होता है, बिकॉज ये हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस ई दे बोथ आर एक्टिंग ऑन हिपेटोसाइट्स, लीवर सेल्स, लीवर इंजरी करा रहे हैं. एंड लीवर इज अ ऑर्गन इन आवर बॉडी विच हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट. हिपेटोसाइट्स
खुद रीजनरेट कर सकते हैं और अगर उनको प्रॉपर रेस्ट और एडिक्वेट हाइड्रेशन दिया जाए। आप जब भी हॉस्पिटल आते हैं हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई के साथ, तो डॉक्टर एडवाइजेस यू द सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड ही एडवाइजेस यू टू टेक रेस्ट, अवॉइड फैटी फूड्स, लार्ज मील्स ना लो, क्योंकि अगर आप फैटी फूड्स और लार्ज मील लोगे तो उससे आप लीवर को और बर्डन दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग द लीवर इनफ टाइम टू रीजनरेट। तो इसीलिए इसमें एडिक्वेट रेस्ट दिया जाता है। आप डिहाइड्रेटेड फील ना करें इसमें आपको, इसलिए आपको हाइड्रेशन दी जाती है। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो खुद से ठीक हो जाती है। इसके कुछ 4 फेजेस होते हैं। जैसे आप इंक्यूबेशन पीरियड में आप पेशेंट जो है थोड़ा एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, बस थोड़ी फटीग या वीकनेस होता है। फिर इसमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं जिसमें आपको फीवर भी आ सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, या उसके साथ साथ आपको जॉइंट पेन भी हो सकती है। एंड उसके बाद आपके एक टेरी फेस आता है जिसमें आपका एक्चुअल जॉन्डिस आता है। लेकिन उस जॉन्डिस के बाद एक 4th स्टेज आती है जिसको हम रिकवरी फेस बोलते हैं। उसमें आपका जो जॉन्डिस है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, बिकॉज यू आर गिविंग इनफ टाइम लीवर टू रीजनरेट। अब लीवर जब रीजनरेट कर रहे हैं अपने हिपैटोसाइट्स को, तो ऑब्वियसली बिलिरुबिन का लेवल अब डिक्रीज करने लगेगा, तो जॉन्डिस भी डिक्रीज करने लगेगा। आपकी सारी जो लैब इन्वेस्टिगेशन, लैब वैल्यूज है नॉर्मल आने लगेगी, मतलब पेशेंट रिकवर करने लगेगा, उसकी एपेटाइट जो उसकी भूख थी वो नॉर्मल होने लगेगी। सो दैट्स वाई वी कॉल इट अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। अब नाउ जो ट्रेडिशनल हीलर्स जिनको हम झाड़ फूक करने वाले बोलते हैं, व्हाट दे डू, अब 4 to 6 वीक्स में नेचुरली पर्सन हील कर रहा था खुद से, चाहे वो झाड़ फूक कराने जाए या ना जाए। तो झाड़ फूक कराने से बस एक एडिशनल बेनिफिट ये हो जाता है कि पर्सन को लगता है कि मैं ठीक होने वाला हूँ, बिकॉज पर्सन जो है वो ट्रस्ट कर रहा है उस पर, बाबा पे, जो भी झाड़ फूक कराने वाले उस पर ट्रस्ट कर रहा है कि मैं एक्चुअल में ठीक होने वाला हूँ। एंड दैट्स वी कॉल एज अ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट यानी कि जब आप किसी पे इतना विश्वास करते हैं कि ये मेरे को ठीक करेगा, तो आपके बॉडी पे नेचुरली वैसे हार्मोन्स, नेचुरली वैसा डोपामिन रिलीज होता है जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप योगा या कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उस करने के बाद आप अच्छा महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में वो एंडोर्फिन्स, वो नेचुरल एंडोर्फिन्स या डोपामिन रिलीज होता है जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। तो सेम इफेक्ट यहीं पे है। आप झाड़ फूक कराने जाएं या ना जाएं, आपने नॉर्मली ठीक होना ही था 6 वीक्स बाद, 4 to 6 बाद आपने ठीक होना ही था, इन केस ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड इन केस ऑफ हेपेटाइटिस ई। बट एडिशनल इफेक्ट आपको क्यों अच्छा महसूस हुआ? ड्यू टू प्लेसिबो इफेक्ट, क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसकी वजह से आपके ब्रेन से ऐसे हार्मोन्स रिलीज हुए जिन्होंने आपको अच्छा फील करवाया। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज दैट कि jaundice has various reasons, various causes, various underlying diseases. So rather than wasting your time in these झाड़ फूक्स, you should consult a doctor, जहाँ पे आपको पूरी इन्वेस्टिगेशंस के साथ ये पता लगेगा कि आपका अंडरलाइंग कॉज क्या है। बिकॉज द मोर अर्ली you will diagnose, the more early you will get treatment and better will be the prognosis.